हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। आज हम बात करेंगे क्वीन एलिजाबेथ टू की, जिन्होंने रिसेंटली प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेट करी और उनको यूनाइटेड किंगडम की रानी बने हुए 70 साल हो चुके हैं। ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। इस वीडियो में हम क्वीन एलिजाबेथ टू के बारे में बात करेंगे, उनकी रानी बनने की स्टोरी के बारे में जानेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। 21st सेंचुरी में भी यूके मोनार्की को फॉलो कर रहा है, तो मोनार्की का अगेंस्ट क्रिटिसिज्म क्या है इसको डिस्कस करेंगे। मोनार्की के सपोर्ट में लोग क्या बोलते हैं इसको हम डिस्कस करेंगे। और लास्टली हम डिस्कस करेंगे किस तरह से 21st सेंचुरी में भी मोनार्की सर्वाइव कर पाती है यूनाइटेड किंगडम में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं क्वीन एलिजाबेथ टू के बारे में। क्वीन एलिजाबेथ टू का ऑफिशियल टाइटल है हर मैजेस्टी एलिजाबेथ टू बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन and Northern Ireland and of her other realms and territories queen, head of the Commonwealth, defender of the faith। क्वीन एलिजाबेथ सिर्फ यूनाइटेड किंगडम की रानी नहीं है, उसी के साथ साथ वो 15 कॉमनवेल्थ कंट्रीज की भी रानी कहलाती हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड जैसी प्रोमिनेंट कंट्रीज भी क्वीन एलिजाबेथ टू को अपना सिंबॉलिकल हेड मानती हैं। और उसी के साथ क्वीन एलिजाबेथ टू चर्च ऑफ इंग्लैंड की भी हेड है। फ्रेंड्स, 1947 में जब एलिजाबेथ रानी नहीं बनी थी, जब वो प्रिंसेस थी, तभी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जहां पर उन्होंने लाइफ टाइम कमिटमेंट किया था अपने नेशन को सर्व करने का। और ये कमिटमेंट वो आज तक निभाती आ रही हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर ये बात नोट करनी चाहिए कि क्वीन एलिजाबेथ एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क हैं, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम समझते हैं क्वीन एलिजाबेथ रानी कैसे बनी। क्वीन एलिजाबेथ की रानी बनने की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब उनका जन्म 21 अप्रैल 1926 को हुआ था, तब वो उत्तराधिकारी नहीं थी क्राउन की। मगर 1936 में उनके अंकल यानी कि उनके फादर के बड़े भाई किंग एडवर्ड दी 8 एब्डिकेट कर देते हैं थ्रोन को। एब्डिकेट का मतलब वो अपने राजा के पद से इस्तीफा दे देते हैं। उनको राजा का पद इसलिए छोड़ना पड़ता है क्योंकि वो डिसाइड करते हैं कि वो एक अमेरिकन डिवोर्सी महिला वॉलेस सिम्पसन से शादी करेंगे। और ये चीज उस समय रॉयल फैमिली को अलाउड नहीं थी कि वो डिवोर्सी पुरुष या महिला से शादी कर सकें। इसलिए यहाँ पर किंग एडवर्ड दी 8 को अपना राजा का पद छोड़ना पड़ता है और उसके बाद उनके छोटे भाई यानी कि किंग जॉर्ज द 6 राजा बनते हैं। और किंग जॉर्ज द 6 का कोई भी पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होता है, इसलिए उनकी बड़ी बेटी प्रिंसेस एलिजाबेथ वारिस बन जाती हैं क्राउन की। और जब किंग जॉर्ज द 6 की मृत्यु होती है 6 फरवरी 1952 को, उसी वक्त प्रिंसेस एलिजाबेथ क्वीन एलिजाबेथ बन जाती हैं। यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि किंग एडवर्ड दी 8 अपने प्यार को चुनते हैं, ना कि वो इस चीज को चुनते हैं कि वो लाइफ टाइम सर्व करें अपने देश को। इसलिए यहाँ पर क्वीन एलिजाबेथ, जिनको रानी नहीं बनना था बाय बर्थ, मगर जब परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि उनको रानी बनना पड़ता है, तब वो अपना लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट निभाती हैं अपने देश के प्रति और रॉयल फैमिली को और क्राउन को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। फ्रेंड्स, आइए अब हम समझते हैं यूनाइटेड किंगडम में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की प्रैक्टिस की जाती है वो आखिर होती क्या है। फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब होता है कि यहाँ पर भी संविधान है जिसके हिसाब से चीजें चलेंगी, और यहाँ पर राजा हो या रानी हो, उनको भी संविधान के दायरे में रहकर काम करना है। यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम की जो पार्लियामेंट है वो रूल्स बनाती है और यूके के राजा या रानी उस बिल पर साइन करते हैं और फिर वो एक्ट बन जाता है। तो बेसिकली एक सिंबॉलिक पोजीशन होल्ड करता है यहाँ पर राजा या रानी, जिसको वो सॉवरेन बोलते हैं, यानी कि हेड ऑफ स्टेट बोला जाता है। ये बात हुई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की। मगर फ्रेंड्स, हमने मेडिवल टाइम्स में, एंशियंट टाइम्स में एब्सोल्यूट मोनार्की देखी है। एब्सोल्यूट मोनार्की में ये होता है फ्रेंड्स कि जो राजा या रानी होता है उसका कंप्लीट कंट्रोल रहता है अपने स्टेट पर, अपनी गवर्नमेंट पर, और वो जो भी लॉ बनाना चाहे, कानून बनाना चाहे बना सकता है, इम्प्लीमेंट कर सकता है। वो किसी को भी जवाबदेह नहीं होता है, वो अपनी मन मर्जी चला सकता है। उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट मोनार्की। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में रिपब्लिकन सिस्टम है। रिपब्लिकन कंट्री ऐसी कंट्री होती है जहां पर हेड ऑफ द स्टेट को चुनकर बनाया जाता है। तो इंडिया में हम जानते हैं प्रेसिडेंट के चुनाव होते हैं और उन चुनाव के बाद एक प्रेसिडेंट को नियुक्त किया जाता है, इसलिए इंडिया यहाँ पर एक रिपब्लिकन स्टेट है। फ्रेंड्स, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी और 21st सेंचुरी में ये देखा गया है कि लोगों ने अपनी मोनार्की को हटाया है और रिपब्लिकन सिस्टम को लेके आए हैं। तो आइए देखते हैं लोग किस तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं मोनार्की को। यहाँ पर हम देखते हैं मोनार्की बेसिकली
हेरिडेटरी प्रिविलेजेस को बढ़ाता है। उनको बस राज परिवार में पैदा होना है और वो राजा या रानी बन सकते हैं और उनको बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती हैं सिर्फ रॉयल फैमिली में पैदा होने के कारण। तो कहीं ना कहीं मोनार्की इक्वालिटी के प्रिंसिपल के खिलाफ जाती है। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल के भी खिलाफ है, क्योंकि यहाँ पर जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड नहीं है, उसके लिए कोई चुनाव नहीं हो रहा है। वो पोजीशन एक फैमिली के लिए फिक्स्ड है और वो फैमिली के लोग ही हेड ऑफ द स्टेट बनते रहेंगे लगातार उस देश में। और साथ में हम ये भी देख सकते हैं मोनार्की एक कंजर्वेटिव सिस्टम के अंदर आता है, जहाँ पर 21st सेंचुरी में उसके रेलिवेंस पर सवाल उठाए जाते हैं और मोनार्की को पुराने जमाने की बात कहा जाता है। और यहाँ पर आलोचक ये बात भी उठाते हैं कि जो मोनार्की का फाइनेंशियल बर्डन है वो टैक्स पेयर क्यों दें। यहाँ पर एक एस्टीमेट बताता है कि ब्रिटेन की रॉयल फैमिली पे लगभग हर साल 60 मिलियन यूरोज खर्च हो जाते हैं, जो एक बहुत बड़ी रकम है। और यहाँ पर क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में राजा या रानी एक सिंबॉलिक पद को निभाते हैं और उसका कुछ मीनिंग नहीं निकलता है, तो इसलिए हमको इस सिस्टम को फॉलो करना बंद कर देना चाहिए। फ्रेंड्स, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो लगातार आलोचक उठाते रहते हैं, मगर फ्रेंड्स यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत अच्छा सपोर्ट भी देखने को मिलता है मोनार्की के लिए। आइए उन पॉइंट्स पर नज़र डालते हैं जो मोनार्की के सपोर्टर उठाते रहते हैं। यहाँ पर सपोर्टर्स कहते हैं कि मोनार्की की वजह से लोग फोकस कर पाते हैं नेशनल आइडेंटिटी पर, यूनिटी पर और नेशनल प्राइड पर। उनका यह भी कहना है कि मोनार्की एक स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी प्रोवाइड करता है और मोनार्की देश की सक्सेस और एक्सीलेंस को सबसे अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पाता है। और यहाँ पर समर्थकों का ये भी कहना है कि जो आइडिया ऑफ वॉलेंटरी सर्विस है वो सबसे अच्छा मोनार्की रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि रॉयल फैमिली लाइफ टाइम के लिए कमिटेड रहती है अपने देश के प्रति और अपने देशवासियों के प्रति। यहाँ पर यह बात भी देखी गई है कि जिस देश में मोनार्की होती है वहाँ पर एक ह्यूमन कंटिन्यूटी दिखती है उस देश में, जहाँ पर लोग अपने आप को एसोसिएट कर पाते हैं एक फैमिली से, और वो रॉयल फैमिली लगातार मोटिवेट करती है सोसाइटी को, जिससे वो देश के लिए लगातार काम करते रहें। और लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात उठाई जाती है वो यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एक मोरल कंपस प्रोवाइड करती है पूरे देश को। यहाँ पर बेसिकली ये बात समझने वाली है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो लगातार वोट बैंक की पॉलिटिक्स करती हैं और सोसाइटी को कहीं ना कहीं डिवाइड करने की कोशिश करती रहती हैं, जहां पर उनका मेन पर्पस सिर्फ वोट लेना हो जाता है और वो कहीं ना कहीं ऐसी कुछ चीज़ें करती हैं जो देश की यूनिटी के खिलाफ हो जाती हैं। मगर यहाँ पर जिस देश में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होती है वहाँ पर एक रॉयल फैमिली हमेशा है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि वो हमेशा देश को एकजुट रखे और वो इंश्योर करे कि जो भी गवर्नमेंट काम कर रही है वो देशवासियों के हित को ध्यान में रख के करे, वो मोरली करप्ट ना हो और उसकी जवाबदेही लगातार देशवासियों के प्रति, देश के प्रति बनी रहे। फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मोनार्की के सपोर्टर्स उठाते रहते हैं। आइए अब हम देखते हैं आखिरकार यूके में मोनार्की इतनी लंबे समय तक सर्वाइव कैसे कर पाई। यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले हमको यूके की मोनार्की की तारीफ करनी पड़ेगी कि उसने लगातार बदलते समय के साथ अपने आप को भी बदला और वो लगातार अपने समय से आगे रहकर रिफॉर्म्स करता रहा मोनार्की के अंदर और देश के अंदर। ये बताता है कि यूके की मोनार्की प्रोग्रेसिव आउटलुक की है, वो लगातार आगे बढ़ने का सोचती है और देश को भी आगे बढ़ाने का सोचती है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यूके की मोनार्की ने बहुत ही अच्छे तरीके से कोई भी पॉलिटिकल बायसनेस नहीं रखी है। वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कभी भी खुल के सपोर्ट नहीं करते हैं, वो हमेशा अनबायस्ड रहते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की पॉलिटिक्स में नहीं पड़ते हैं। और यूके में ये भी देखा गया है कि जो यूके के लोग हैं वो लगातार सपोर्ट करते हैं मोनार्की को। लगभग 70 से 80% लोग आज भी मोनार्की को पसंद करते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं, जो दिखाता है कि रॉयल फैमिली की कितनी अच्छी बॉन्डिंग है उनके लोगों से। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि यूके की रॉयल फैमिली रिफ्लेक्ट करती है उनके देश के आइडल्स को और उनके देश के वैल्यूज को, इसलिए उस फैमिली का रेलिवेंस आज भी बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये बताता है कि 21st सेंचुरी में भी मोनार्की रेलिवेंट हो सकती है अगर वो सही तरीके से और सही डायरेक्शन में काम करे। फ्रेंड्स, दूसरी तरफ हम इंडिया में देख सकते हैं जहां पर पॉलिटिकल पार्टीज वोट बैंक की पॉलिटिक्स करती हैं और कई बार हमको बहुत ओछी राजनीति देखने को मिलती है, जिस वजह से सोसाइटी में डिविजन्स आते हैं और सोसाइटी में अनरेस्ट बढ़ता है। इसलिए फ्रेंड्स, पॉलिटिकल पार्टीज के पास एक मोरल कंपास होना जरूरी है, जो मोरल कंपास यूके में मोनार्की प्रोवाइड कर पाती है। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।